नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज और मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। वक्त है प्राइम टाइम डिबेट का। हरियाणा में कांग्रेस की गुटबाजी है कि खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। एक बार फिर से गुटबाजी पार्टी में उभरकर सामने आ रही है। अब खबर सामने आई है कि कांग्रेस विधायक किरण चौधरी अपना कार्यक्रम शुरू करने जा रही है। नाम होगा किरण कार्यकर्ताओं के द्वार। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि यह कार्यक्रम किरण चौधरी नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कार्यक्रम विपक्ष आपके द्वार की टक्कर में शुरू करने जा रही है। एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं, उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। हरियाणा कांग्रेस जिसकी एक परेशानी रह रहकर सामने आ ही जाती है, वो है गुटबाजी। हरियाणा में मुख्य विपक्षी पार्टी के रूप में काम कर रही कांग्रेस के लिए ये विषय हमेशा से ही चिंताजनक रहा है। एक बार फिर हरियाणा में पार्टी के अंदर गुटबाजी उभरकर सामने आ रही है। इस बार चर्चा का विषय बन रहा है किरण चौधरी का एक कार्यक्रम। दरअसल किरण चौधरी अपने कार्यक्रम का आगाज करने जा रही हैं और इस कार्यक्रम का नाम किरण कार्यकर्ताओं के द्वार रखा गया है। 29 अगस्त से इस कार्यक्रम की पहली शुरुआत होने जा रही है और पहले चरण में किरण चौधरी कुरुक्षेत्र, करनाल, गुरुग्राम और जींद में कार्यक्रम करेंगी। इस दौरान वो समर्थकों के घर पर चाय भी पिएंगी और साथ ही कार्यकर्ताओं के घर पर रात को रुककर उनसे संवाद भी करेंगी। किरण चौधरी का ये कार्यक्रम माना जा रहा है कि नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा के कार्यक्रम विपक्ष आपके समक्ष की टक्कर में सामने आ रहा है और ये पहली बार नहीं है कि कांग्रेस में गुटबाजी सामने आई हो। हाल फिलहाल की अगर बात करें तो पंचकुला के चिंतन शिविर में भी कई बड़े नेताओं ने शिविर से दूरी बना ली थी। उससे पहले कांग्रेस की नई टीम बनने के समय भी गुटबाजी सामने आई थी और इसी को लेकर कुलदीप बिश्नोई ने पार्टी से दूरी बना ली। राज्यसभा चुनाव में भी कुलदीप बिश्नोई ने क्रॉस वोटिंग की। इसके अलावा किसी विधायक का वोट भी रद्द हुआ था, जिसकी वजह से अजय माकन को हार का सामना करना पड़ा। गुटबाजी के कारण पहले ही कई नेता पार्टी से दूरी बना चुके हैं। ऐसे में कांग्रेस के लिए बड़ी परेशानी आने वाले समय में भी होने वाली है। निकाय चुनाव में कांग्रेस के नजरिए से क्या रहा, ये किसी से छिपा नहीं। अब पंचायत चुनाव भी सर पर हैं, तो परेशानी और बड़ी हो जाती है। साथ ही संगठन का विस्तार अभी तक नहीं हुआ, जिसकी वजह भी कार्यकर्ताओं की नाराजगी से बचना ही माना जा रहा है। अब बड़ा सवाल ये है कि गुटबाजी के जाल से कब तक हरियाणा कांग्रेस पूरी तरह से निकल पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो बिल्कुल यही हमारी चर्चा का विषय है, इसी को लेकर आज हम चर्चा करने वाले हैं। लेकिन कौन कौन खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, सबसे पहले उनसे आपको हम परिचय करा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी की ओर से सत्यव्रत शास्त्री जी जुड़ गए और इनेलो की ओर से हमारे साथ ओंकार सिंह जी जुड़ गए। और जैसे आगे और भी जो मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे उनसे भी आपको हम परिचय कराएंगे। लेकिन आप दोनों का स्वागत है और सबसे पहले मैं आपके पास आता हूं सत्यव्रत जी। भाई, कांग्रेस में जो गुटबाजी है उसको लेकर हम पहली बार तो चर्चा कर नहीं रहे, इससे पहले भी लगातार हम इस बात को लेकर चर्चा करते रहे, तो ये कोई नई बात तो है नहीं और ना ये कोई नया विषय है। लेकिन क्या कांग्रेस की इस गुटबाजी में बीजेपी को कुछ दिखता है? क्या बीजेपी को अपना फायदा नजर आता है? देखिए, बीजेपी का फायदा नुकसान कांग्रेस की गुटबाजी से कोई असर होने वाला नहीं है जी। ये उनकी अपनी स्थिति के बारे में सोचिए कि कितने गुट बाहर होंगे, कितने रहेंगे, कैसे रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबके विकास के नारे के साथ काम करती है और क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी है, दुनिया भर के सब राजनीतिक क्षेत्रों में काम करने वाली पार्टियों में सबसे बड़ी पार्टी है, इसलिए कांग्रेस एक बहुत बड़ी पार्टी रही, अपने समय की रही है। उसकी हलचल जब होती है तो खनक दूर तक आती है, वो आवाज तो उसका मीडिया समय समय पर उसकी चर्चा भी करता है। इसलिए वो एक चर्चा का विषय इसलिए है कि कांग्रेस पुरानी पार्टी है। चर्चा इसलिए नहीं होती, शायद मैं आपके लिए भी, आप भी सहमत होंगे कि उससे किसी को नुकसान या किसी को फायदा होने वाला। फायदा भी उन्हीं को होता है, नुकसान भी उन्हीं का होता है। दूसरी पार्टियों के ऊपर उनका कोई असर नहीं होता और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर तो वैसे भी कांग्रेस का कोई गुटबाजी के कारण से कुछ इधर उधर हो, वो सब लोग अपने अपने एजेंडों के ऊपर चलने वाले लोग हैं और ये नियति है कांग्रेस की। उस नियति को आगे कितना आगे बढ़ाएंगे, कितना रोकेंगे, मुझे नहीं लगता कि गुटबाजी किसी प्रकार की कोई कम होगी या हो सकती है। कांग्रेस अपनी नियति के साथ देश की राजनीतिक
हलकों से चलिए मैं सर उल्टा कर देता हूं उसको, मैं सतरत जी इसको उल्टा कर देता हूं। आप ये कह रहे हैं, मैंने जब सवाल आपसे किया कि क्या बीजेपी को इसमें अपना फायदा नजर आता है, आपका ये कहना है कि हमें इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है, लेकिन क्या आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी को इससे नुकसान होगा? आपको ऐसा लगता है क्या? पार्टी रही कहां गई जो नुकसान, वो तो मैं ही कह रहा हूं ना, वो इंटरनल उनका नुकसान और इंटरनल उसका बेनिफिट, ये केवल कांग्रेस की चारदीवारी के भीतर होने वाली क्रिया की प्रतिक्रिया ही है। बाहर समाज में, देश के अंदर उनकी क्रिया प्रतिक्रिया पर कोई असर नहीं होता। दो नेता एक तरफ बोलेंगे, दो एक बोलेंगे, तो ये अंदर के कमरे के अंदर का शोर है जो कभी कभी हम और आप जैसे जो जागरूक लोग हैं उनकी कानों तक ये खनक आ जाती है, तो हम उसकी चर्चा कर लेते हैं। और चर्चा में हर बार होता भी क्या है, कोई नई चीज तो आती नहीं है, केवल चर्चा के लिए चर्चा होती है। न कांग्रेस के प्रवक्ताओं को, कांग्रेस के नेताओं को इस पर कोई सीख मिलती। अभी हम अपनी जो चीज है जो बंद कमरे में होनी चाहिए, जब वो टीवी डिबेट पर आ जाएगी तो हमारी स्थिति क्या रहेगी? वो उस इतनी मोटी चमड़ी के लोग हो गए कि अपनी चीज की चर्चा यदि पब्लिक प्लेस पर होती है तो उससे वो महसूस नहीं करते, और जब कोई चीज महसूस नहीं होती तो उसकी चर्चा से मीडिया में करो, अखबार में करो, गली में करो, मोहल्ले में करो, उन पर कोई असर होने वाला नहीं है। और जब कहीं कोई असर नहीं होता उनके अलावा, तो भारतीय जनता पार्टी पर भी उसका कोई असर होने वाला नहीं है। ठीक है, ठीक है सर, एक और सवाल मैं कर लेता हूं, चलिए आपसे, जब तक और जो मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं। अगर आप कह रहे हैं कि कांग्रेस को इससे नुकसान होगा, बीजेपी को इससे कोई फायदा नहीं होगा, तो कांग्रेस पार्टी में गुटबाजी कोई नई बात तो है नहीं। ये गुटबाजी तो पता नहीं कब से चली आ रही है, और इस बात को आप बखूबी जानते हैं। हरियाणा की राजनीति के बारे में आप बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं, समझते भी हैं उसको। तो कांग्रेस में गुटबाजी कोई नई बात नहीं है, बार बार इस बात का जिक्र कर रहे हैं। तो अगर कांग्रेस की गुटबाजी उसको नुकसान पहुंचाएगी, जैसा कि आप कह रहे हैं, तो ये नुकसान अगर पहुंचा रही तो 31 सीटें कांग्रेस पार्टी लेकर आ गई थी इसके पहले, देखिए, जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। ये सवाल इसलिए कर रहा हूं मैं, 2019 में इस बात की उम्मीद ना आप कर रहे थे ना हम कर रहे थे, किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि कांग्रेस पार्टी इतना अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएगी। देखिए अमित जी, उसका कारण कांग्रेस की आंतरिक ताकत या आंतरिक कमजोरी नहीं था। वो जो विपक्ष के पास जाना चाहिए था, वो हरियाणा के अंदर इनेलो एक प्रमुख राजनीतिक पार्टी के नाते महत्वपूर्ण भूमिका में उससे पहले भी रही, और पहले भी देश की हरियाणा की राजनीति में उनका एक बहुत बड़ा कद रहता है। और जैसे उनका विघटन हुआ, उनका परस्पर दो पार्टियां हो गई, तो जो बीजेपी के खिलाफ जाने वाला था वो कहां जाए? अब वो दोनों पार्टियों की ऐसी स्थिति नहीं थी कि उनको देखकर लोग संतुष्ट होते, तो उन्होंने उस समय सोचा कि ये काम अब कांग्रेस के द्वारा किया जा सकता है, क्योंकि विरोधी वोट कहीं कहीं जाता है, इसलिए कांग्रेस की वो सीटें आ गई। बाकी कांग्रेस का अपना कोई ऐसा अस्तित्व नहीं है, ऐसा कोई चमत्कारिक नेता नहीं है जो कांग्रेस की नैया पार ले जाए। अब की बार देखना आप, कहीं कोई स्थिति ऐसी नहीं नजर आएगी जिससे कि कांग्रेस को श्वास लेने में या उसको जीवित होने में कोई जीवन दान मिलने की घटनाएं हो, बल्कि रोज रोज इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं जिससे कहीं कहीं को श्वास दिखाई देता है। वो ये श्वास छूट गया, ये श्वास छूट गया, ऐसा तो समाज के अंदर प्रतीत होता है। लेकिन ये श्वास मिल गया कांग्रेस आएगी, ये श्वास मिल गया कांग्रेस आएगी, ऐसी स्थिति नहीं है। और कांग्रेस के नेताओं की भी जो स्थिति है वो आत्मविश्वास से कहीं भी दिखाई नहीं देता कि उनके अंदर ये एक कॉन्फिडेंस डेवलप हो रहा हो कि हम सत्ता के केंद्र में आ सकते हैं, या लोग हमें विकल्प के रूप में सोच सकते हैं। निश्चित रूप से कांग्रेस अपने अंतिम पड़ाव की ओर चल रही है, चाहे उसके अंदर एक गुट रहो, चाहे 5 गुट रहो, या गुटों के साथ रहते रहो। अब उनकी स्थिति वो नहीं है कि हरियाणा में या कहीं बाहर कोई ऐसा चमत्कार कर सके जिसके कारण से लगे कि हरियाणा में राजनीतिक पार्टियां कांग्रेस के कारण से कोई कमजोर होगी। ठीक है, इसलिए मेरा अपना स्पष्ट मान्यता है कि कांग्रेस की जो स्थिति है वो अपनी अंतर कलह कमरे के अंदर की शोर शराबा है। पब्लिक उससे कोई इंटरेस्ट और कोई उसको संवेदना कहीं दिखाई नहीं देती।
इसलिए पब्लिक की आवाज उनके प्रति कोई सहानुभूति की, प्यार प्रेम की नहीं आती। इसलिए कांग्रेस के नेता भी उस बात के लिए बहुत ज्यादा चिंतित नहीं होते कि पब्लिक से कोई हमारे लिए आवाज आ रही है, उसको हम सुने। इसलिए ये बात 100% स्पष्ट है कि कांग्रेस की आंतरिक हलचल पर हरियाणा की आंतरिक हलचलों से कोई तालमेल नहीं है। ठीक है सर, मैं लौटूंगा आपके पास। मनीष जी, आपका स्वागत है। लेकिन सवाल मेरा सीधा सा आपसे ही है जी कि हम जब भी इस तरह की चर्चा करते हैं तो आप कहते हैं कि पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं है, ये सिर्फ आप लोगों की देन है क्योंकि आप इस पर चर्चा करते हैं और आप जबरदस्ती विवाद पैदा करने की कोशिश करते हैं, दिखाने की कोशिश करते हैं कि देखिए हरियाणा कांग्रेस में गुटबाजी है। लेकिन हम बार बार कहते हैं कि भाई तस्वीरें कभी झूठ नहीं बोलती हैं, जो तस्वीरें इससे पहले हम लगातार देखते रहे। और अब देखिए आपके दो बड़े नेता अलग अलग कार्यक्रम कर रहे हैं एक ही पार्टी के लिए। आपको लगता है ठीक है ये और इससे पार्टी मजबूत होगी? देखिए अमित जी, कांग्रेस में जितने भी नेता हैं सबका अपना व्यक्तित्व है, अपना वर्चस्व है, अपने अपने एरिया के सभी नेता हैं। और कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है। हरियाणा में बहुत साल कांग्रेस पार्टी ने हरियाणा के लोगों के दिलों पे राज किया है। सेवा भाव से जो उन्होंने काम किया वो आज भी लोग उसको याद करते हैं। और जिस तरीके की बात बड़े भाई बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे कि जी कांग्रेस आएगी, कांग्रेस ये, कांग्रेस हो, तो बहुत छोटी सी बात है कि 2019 के चुनाव में आपने भी कहा, मैं आपकी प्रशंसा करता हूं कि सच्चाई को बेबाक तरीके से हरियाणा न्यूज रखता है। और बीजेपी के प्रवक्ताओं से पूछने के लिए भी मेरे ख्याल से आज की डेट में जिस तरीके का संविधान लोकतंत्र हिंदुस्तान में चल रहा है, अपने आप में एक गुदा चाहिए। नहीं तो हर एंकर नहीं पूछ सकता सवाल। बीजेपी में बड़ा सिस्टम दूसरा है। चलिए ठीक है सर, वो 2000 शुक्रिया आपका। 2000 लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक जो है, सवाल है, वो सवाल तो सच्चाई आनी पूछा चाहिए। जाता है, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, एनएलओ हो या 2019 का जब चुनाव था, ठीक है, हमारा संगठन नहीं बना था, संगठन में आपस में मतभेद थे। और हुड्डा साहब को हाईकमान ने जिस तरीके से मात्र 18 से 20 दिन पहले कमान दी गई और उस 20 दिन के अंदर जो टिकटें हुड्डा साहब ने बांटी, जितनी टिकट हुड्डा साहब ने बांटी उसमें से हुड्डा साहब अपने दम पे 80% सीट, जितनी टिकट उनको मिली 80% वो सीट वहां से जिता के लाए। और बहुत बड़े बड़े मीडिया घराने जिनको केंद्र की सरकार चलाती है आजकल, जिनको हिंदुस्तान में दो आदमी, आप क्या, मैं समझा नहीं। आप मनीष जी ये कह रहे हैं कि भूपेन्द्र सिंह हुड्डा की वजह से ये सीटें आई? नहीं 100%, जो पार्टी के नहीं 100%, बाकी और जो पार्टी के नेता उनका कोई योगदान नहीं था, आप ये कह रहे हैं? ठीक है जी, देखो बूंद बूंद से न रणदीप सिंह सुरजेवाला को उसमें कोई योगदान था, न कैप्टन अजय यादव का उसमें कोई रोल था, ना उसमें आप कुमारी सैलजा का कोई रोल माने क्या? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, घड़ा तो बूंद बूंद से भरता है, तिनके तिनके से घोंसला तैयार होता है। लेकिन सबको एक साथ लेके चलने में, और एक व्यक्ति जो कैप्टन होता है वो कैप्टन ही होता है। कैप्टन को अपनी टीम में किसको कहां पर कैसे खिलाना है, किसको कहां पर क्या कराना है, वो कैप्टन की जिम्मेवारी होती है। सेना में जवान लड़ते हैं, ये सच्चाई है, लेकिन अगर टीम परफॉर्म करेगी तभी टीम जीतेगी। कैप्टन 100%, कैप्टन अकेला कभी टीम को जिता नहीं सकता। 100%, ये देखा भी होगा कई मौके पर। 2019 के चुनाव में अगर शतक लगाया है, टीम ने परफॉर्मेंस नहीं किया है, बाकी खिलाड़ियों ने, तो टीम हारी भी है। बिल्कुल, 2019 के चुनाव में हुड्डा साहब को मात्र 15 दिन पहले जब कमान दी गई और जितनी टिकटें उनको दी गई, और जिस तरीके से बहुत बड़े बड़े मीडिया घराने, जिसमें से मैं उनका क्या नाम लूँ आपके टीवी चैनल पे, जिन्होंने 70 पार, 80 पार, अगले दिन 83 पार, पता नहीं कितना उन पे दबाव था या कितने पैसे की ऐड दी गई थी वहां पर कि 83 पार। तो हमारे बहुत से विधायक लोग, जनता क्या होती है, जनता सोचती है कि अगर मैंने कांग्रेस का विधायक जिता दिया, सरकार तो बीजेपी की बन रही है, हमारे काम नहीं होंगे। तो आप देखिए कि जो हमारे को 4 सीटों से 7 सीटों में और 9 सीटों तक रोके रखा, हमारी सीट आई 31, बीजेपी की सीट आई जो 83 पार थे, उनकी सीट आई 40, टोटल 9 सीटों का डिफरेंस था। और 9 सीटों में आप हमारे विधायक कितने से हारे? कोई 500 से हार गया, कोई 700 से हार गया, कोई 1200 से हार गया।
कोई 1900 से हार गया। मनीष जी, वही कहने तो का हम कह मतलब रहे हैं। है जनता को। मनीष जी, मैं यही आपको कह रहा हूं। मैं आपकी बात पे आ रहा हूं। पूरी कीजिएगा। मैं आपकी बात पे आ रहा हूं कि यही अगर ये एकजुटता दिखाई पड़ती, उस वक्त भी एकजुटता दिखाई पड़ती जो नहीं थी 100%। तो आपको लगता है कि हो सकता है रिजल्ट कुछ और होता जो आप दावा कर रहे हैं? नहीं, आपके दावे पर यकीन किया हम जाए सरकार में होते और हरियाणा की सेवा कर रहे होते, हरियाणा का विकास का पहिया जो रुक गया। सुधार क्यों नहीं कर पा रहे हैं आप इसमें? नहीं, आप इसमें सुधार क्यों नहीं कर पा रहे हैं? ये बढ़ती क्यों जा रही है, कम क्यों नहीं हो रही है? नहीं, कोई बढ़ने वाला, एक के बाद एक आपके नेता आपको छोड़कर जा रहे हैं। कोई बढ़ने वाला कोई कारण नहीं है। जो नेताओं की अपनी महत्वाकांक्षा है, किसी व्यक्ति की अपनी महत्वाकांक्षा पार्टी से भी ऊपर चली जाती है, तो वो आदमी अपना हित साधने के लिए, ना वो जनता के लिए, ना जनता की चुने हुए उस कुर्सी के लिए, सिर्फ अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए, अपने हित का पूरा करने के लिए, अगर वो आदमी अपने आप को पार्टी से बड़ा समझता है तो वो उसके लिए पार्टी के दरवाजे हमेशा के लिए खुले भी है और बंद भी है। यहाँ ये एक स्वतंत्र पार्टी है, हर आदमी को अपनी बात रखने का अधिकार है, पार्टी में आने का भी अधिकार है, और उसको नहीं लगता तो उसको जाने का भी अधिकार है। किसी को जबरदस्ती दबाव बना के ना तो बिठाया जा सकता है, ना उसको बाहर का रास्ता निकाला जा सकता है। और जहां तक बात रही हुड्डा साहब की, तो हुड्डा साहब 2019 में मात्र 15 दिन में 31 सीट जिता के लाने वाले थे हरियाणा में। और ये 31 सीट हुड्डा साहब के नाम पर इसलिए आई क्योंकि हुड्डा साहब ने 10 साल जो हरियाणा में काम करा। आप देखिए, प्रति व्यक्ति आय और निवेश में हरियाणा नंबर 1 था, चारों तरफ खुशहाली थी, भाईचारा था, बेरोजगारी बहुत कम थी। चलिए सर, लौटता और मैं 1 मिनट, जो आज की जो बात चल रही है गुटबाजी की, तो आदरणीय हमारे उदयभान जी प्रदेश के अध्यक्ष हैं। हमारी एक लिस्ट आ चुकी है, दूसरी लिस्ट ब्लॉक अध्यक्षों की और पीसीसी की आने वाली है, और इस महीने के एंड तक हम जिला अध्यक्ष, हमारा पूरा संगठन तैयार हो जाएगा। और संगठन बनने के बाद, और सबसे बड़ी बात, विपक्ष का क्या काम है, सॉरी, सत्ता पक्ष के जो लोग हैं उनको एक ही आदमी दिखाई देता है हरियाणा में, और उनको अगर किसी से डर है तो सिर्फ चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा से डर है। क्यों डर है? क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा लोगों के दिलों पे राज करते हैं। उन्होंने 36 बिरादरी के लिए, भाईचारे के लिए, अमन और शांति के लिए, हरियाणा के विकास के लिए 10 साल जी तोड़ मेहनत करी, और पिछले 8 साल से लगातार हर सुख दुख में हरियाणा वासियों के हमेशा साथ खड़े हुए हैं। सिर्फ बातें कहने से, सिर्फ स्मार्ट सिटी का नाम लेने से, बुलेट ट्रेन बोलने से, स्मार्ट गांव के बोलने से, ये सब सारी चीजें बोलने से, उज्जवल गैस योजना के नाम से, और मंदिर मस्जिद के नाम से राजनीति कभी ना तो कांग्रेस पार्टी ने की है, ना कांग्रेस पार्टी कभी ऐसी राजनीति करती है। कांग्रेस पार्टी 36 बिरादरी के लिए, गरीब के लिए, छोटे तबके के लिए, छोटे व्यापारी के लिए, जवान के लिए और किसान के लिए है। हमारे देश में आज जो सरकार है, बड़ा ही अफसोस है कि 2 आदमी को सरकार चला रहे हैं और 2 ही आदमियों के लिए सरकार चल रही है। नहीं कर रहे मनीष जी, ये तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। नहीं, ठीक बात है, लेकिन ये एक बहुत बड़ी बात है कि 2 आदमी सरकार चला रहे हैं और 2 आदमियों के लिए सरकार चल रही है, और चारों गुजरात से हैं। सर, आपने भी 4-5 मिनट बोला है, लेकिन आपने सिर्फ भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जिक्र किया है, बाकी किसी नेता का नाम नहीं लिया है। तो सर, अगर आप उधर की कह रहे हैं तो आपको अपना भी ध्यान रखना पड़ेगा। खैर, मैं लौटूं आपके पास। ओंकार जी, सतव्रत जी का ये कहना है कि 2019 में अगर कांग्रेस पार्टी 31 सीटें जीतती है तो उसकी सबसे बड़ी वजह आप हैं, क्योंकि आपने जो स्पेस खाली किया उस स्पेस को कांग्रेस पार्टी ने भरने का काम किया। यानी अगर क्योंकि कांग्रेस पार्टी में गुटबाजी तो पहले भी थी, तो ऐसा तो है नहीं कि गुटबाजी कोई नई बात है, तो गुटबाजी तो चली आ रही है कांग्रेस पार्टी में पहले से ही। तो गुटबाजी का असर अगर पड़ता तो 2019 में 31 सीटें आती कैसे? वजह आप हैं, सीधा आरोप लगा रहे सतव्रत जी इसके ऊपर, आपके ऊपर, आपकी पार्टी के ऊपर। जी, शुक्र है परमात्मा ने एक झूठे व्यक्ति को कुछ तो सच बोलने पे मजबूर किया। ये सच्चाई है। 2019 में हम हाशिए पे चले गए, हमारे परिवार में बंटवारा हुआ, पार्टी में बंटवारा हुआ, जिसकी वजह से आज ये स्थिति पैदा हुई। और बीजेपी को भी इसका फायदा मिला, सिर्फ कांग्रेस को नहीं मिला। बीजेपी जो 15 सीट के ऊपर खड़ी थी उसको 40 सीट मिली जाके, ये बीजेपी को भी इनालों का ही फायदा मिला। अब मैं आना चाहता हूँ कांग्रेस के आज के मुद्दे के ऊपर। आज का मुद्दा क्या है अमित जी? आज का मुद्दा है कि कांग्रेस में गुटबाजी है। ये कहने की जरूरत नहीं है। मेरे भाई अभी मनीष जी बोल रहे थे, वो बार बार एक ही नाम ले रहे थे कि हुड्डा जी ने ये किया, हुड्डा जी ने वो किया, हुड्डा जी ने 80% सीटें जितवा दी। इसका मतलब ये मान रहे हैं कि हुड्डा जी के अलावा दूसरे भी लोग हैं। और जहां पे लीडरशिप सेंट्रलाइज नहीं होती, वहां ये नुकसान हमेशा पार्टी को, व्यक्ति को, घर को, समाज को उठाना ही पड़ता है। मेरे भाई का बार बार ये कहना कि हुड्डा जी मात्र 15 दिन में इतनी सीटें लेके आ गए, इसका मतलब सिर्फ हुड्डा जी ही काम करते हैं, बाकी सारी लीडरशिप निकम्मी है।
अमित जी यही मतलब है। हाँ ठीक है, नहीं वो तो मैंने कहा। इसका मतलब तो ये है कि सिर्फ हुड्डा जी ही अपना ओंकार काम जी आप करते बड़े हैं। भाई हो, कम से कम ऐसी शब्दावली तो ना यूज करें। नहीं, ये नहीं, बीजेपी वाली शब्दावली तो ना नहीं, यूज मैं ऐसी करें। शब्दावली नहीं बोलिए। नहीं, बीजेपी वाली नहीं यूज कर रहा। बीजेपी का कंपैरिजन कहां कर सकते हैं। और दूसरा, जहां तक बीजेपी के प्रवक्ता हैं, मैं मानता हूं आज कांग्रेस में गुटबाजी है और उस गुटबाजी का खमियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है। आज लोकतंत्र में जो राजा मां के पेट से पैदा नहीं होता, जनता पैदा करती है। ये जो आज रावण की प्रवृत्ति बीजेपी के नेताओं में आ चुकी है, आप देख रहे हो। कांग्रेस सांस ले रही है, कांग्रेस सांस नहीं ले रही, कांग्रेस जीवित हो रही है, नहीं हो रही है, ऐसी बातें कौन करता था? रावण। वो प्रवृत्ति इनके बीच में घुस चुकी, रावण की प्रवृत्ति। ठीक है, मैं मानता हूं कांग्रेस में गुटबाजी है, जिसका नुकसान समाज को भुगतना पड़ रहा है। क्योंकि अगर कांग्रेस में गुटबाजी ना होती, इनेलो तो देखो 2 बार हो गई थी। 2019 की परिस्थितियां कुछ और थी, लेकिन आज इनेलो धरातल पर जैसे काम कर रही है, जिस हिसाब से किसानों के बीच में चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने इस्तीफा दिया, और जिस हिसाब से इनेलो सड़क से लेकर विधानसभा तक जनता के प्रत्येक मुद्दे को उठाती है, उस हिसाब से इनेलो दोबारा एक बहुत बड़ी पार्टी के रूप में वापस आ चुकी है। और आज अगर कांग्रेस की गुटबाजी का नुकसान तो है कांग्रेस को, ये तो मैं मानता हूं, चाहे मेरे भाई मनीष जी ना माने, लेकिन नुकसान तो देखो गुटबाजी का है। एक छोटा सा कार्यकर्ता भी अगर छोड़कर चला जाता है तो उसका भी पार्टी को नुकसान होता है। जबकि इनके बड़े बड़े नेता छोड़कर चले गए हैं, और सिर्फ ये कहना कि नुकसान नहीं होता, मैं नहीं मानता, नुकसान होता है। और हमने ये नुकसान सहन किया हुआ है। हमें मालूम है कि नेताओं के जाने से क्या नुकसान होता है, चेहरे के जाने से क्या नुकसान होता है। जी, कांग्रेस पार्टी उसी बात पे आ रहा हूं। हाँ, मैं वही जानना चाह रहा हूं, मैं भी वही आपसे जानना चाह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी में गुटबाजी का होना और कांग्रेस पार्टी का कमजोर होना, जो आप बार बार कह रहे हैं, तो आपको लगता है कि क्या कांग्रेस पार्टी अगर कमजोर हो रही है तो उसका फायदा आपको मिलेगा? अमित जी, मैं बताना चाहता हूं, मेरे भाई सत्यवर्त जी बार बार एक बात कह रहे थे कि कांग्रेस की गुटबाजी का उनको कोई लाभ नहीं होने वाला। ये तो बिल्कुल सच बोल रहे थे कि कभी कभी सरस्वती जुबान पर बैठ जाती है। ये तो सच बोल रहे हैं कि उनको कोई फायदा होने वाला नहीं है, उनको तो इसका नुकसान ही होने वाला है। क्योंकि पिछली बार जो 75 पार, 80 पार, 85 पार, ये 85 भी के ऊपर पहुंच गए थे। और जो कह रहे थे इनको यमुना पार छोड़ के आएंगे, जो 10 सीटें ले गई इनेलो के नाम पर, चौधरी देवीलाल के नाम पर, वो जनता को ये नहीं मालूम था कि ये बीजेपी की गोद में बैठेंगे, क्योंकि उनको वो 10 सीट मिली सिर्फ और सिर्फ बीजेपी का विरोध कर कर। मैं मानता हूं कांग्रेस कमजोर अगर हो रही है तो उसका फायदा बीजेपी को कतई नहीं मिलने वाला, क्योंकि बीजेपी को तो गांव में घुसने तक नहीं दिया गया। उसका फायदा क्या, हम फायदा मांगने वाले लोग नहीं है, लेकिन जनता ये देखती है कि आज के दिन में कौन सी पार्टी का वजूद खरा उतरेगा, कौन सी पार्टी उसके साथ कंधे से कंधा लगाकर खड़ा होगी। आज जनता का विश्वास जिस तरह से इनेलो पर मात्र 1 सीट होने के बावजूद, अमित जी सोचने की बात है, मात्र 1 सीट होने के बावजूद अभय चौटाला जी ने जिस तरह से विधानसभा में बिल्कुल संजीदगी से जनता के प्रत्येक मुद्दे को उठाया, आप जनता का विश्वास आज इनेलो पर दोबारा से कायम हो चुका है। और अगर कांग्रेस में गुटबाजी का फायदा मिलेगा तो सिर्फ और सिर्फ इनेलो को मिलेगा। मेरे भाई सत्यव्रत शास्त्री जी 2 बातें तो बिल्कुल सच बोल गए। एक बात तो ये बोल गए कि इनको बीजेपी को कोई फायदा नहीं होने वाला, ये भी बोल गए, और दूसरा हमारे बारे में भी बोल गए। ये दोनों बातें सच बोल गए, सरस्वती इनकी जुबान पर बैठी है। और आने वाले समय में आप देखोगे इनेलो दोबारा से सत्ता पर काबिज होगी और बहुत बड़े मार्जिन से काबिज होगी। क्यों? जनता कांग्रेस को भी देख, चलिए अच्छा, असल में तो बार बार कहता हूँ ये कॉन्फिडेंस आपका बना रहना चाहिए ओंकार जी, ये कॉन्फिडेंस आपका इसी तरह से बना रहना चाहिए। निकाय चुनाव हम देख चुके हैं, पंचायत चुनाव आने वाले हैं, उसमें और ज्यादा परीक्षा होने वाली है आपकी। इन्होंने एक समस्या प्रदेश की अगर कोई हल करी, अमित जी 1 मिनट, इन्होंने प्रदेश की कोई एक समस्या हल करी हो, ये लोगों को उलझाने में विश्वास रखते हैं। इसका छोटा सा उदाहरण देकर मैं बात खत्म करूंगा। इस बार इन्होंने हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा की योजना चलाई, बहुत अच्छी योजना है, हम दिल से स्वागत करते हैं, क्योंकि हमारी जान भी चली जाए तिरंगे के लिए है। लेकिन इनसे पूछना चाहता हूं, क्या आज से पहले हम तिरंगे का सम्मान नहीं करते थे? और जितना अपमान इन दिनों में तिरंगे का इन्होंने करवाया है, सफाई कर्मचारियों ने सफाई वाली रेडियो में रख के तिरंगे लेके गए, स्कूटर के नीचे रखे ऊपर पैर रख के लेके गए, ये सारी इन्हीं की कमी है।
ये सिर्फ और सिर्फ जनता को उलझा के रखना चाहते हैं। चलिए उसको लेकर और हम चर्चा कर चुके हैं ओंकार जी। हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, बहुत अच्छी बात है। हम चर्चा कर चुके हैं, लेकिन सुनिए, मुझे लगता है हर घर तिरंगा अभियान से किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। हर घर रोजगार और हर व्यक्ति को घर, जो मोदी जी कहते थे हर व्यक्ति को घर और हर घर रोजगार, ये कब देंगे ये जरा पूछना इनसे। ठीक है सत्यव्रत जी, मैं आपसे जवाब चाहूंगा, लेकिन इसी के साथ मेरा सवाल भी है आपसे, और सवाल मेरा आपसे यह है कि क्या अगर कांग्रेस पार्टी के नेता, कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता, कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता, एक नेता कोई और कार्यक्रम कर रहा है, दूसरा नेता कोई और कार्यक्रम कर रहा है, किसी विधानसभा क्षेत्र में कोई और नेता पहुंच रहा है, दूसरे विधानसभा क्षेत्र में कोई और नेता पहुंच रहा है, और वो अगर इस तरीके से कांग्रेस पार्टी को अलग अलग रहकर भी मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या उसको गुटबाजी का नाम दिया जा सकता है? देखिए अमित जी, पहले तो मैं, ओमकार जी शायद मेरे से बड़ी उम्र के हैं, और जब बड़ी उम्र हो जाती है तो संतुलन खो जाना कोई बड़ी बात नहीं होती जी। 3 मिनट के अपने इस कार्यक्रम में उन्होंने 3 स्टेटमेंट दिए। पहली बात तो मुझे कहा कि सुनिए आप सुनिए, पहला वाक्य इनका था कि सबसे झूठा प्रवक्ता। इन श्रीमान जी से एक बात पूछिए कि मेरे जीवन में मेरे 7 साल के प्रवक्ता कार्यकाल के अंदर यदि कोई पार्टी का किसी भी कार्यकर्ता का कोई भी यदि मुझे साबित कर दे कि आपने वो झूठ बोली, मैं आज से इनकी गुलामी करूंगा। लेकिन मानसिक संतुलन 2 मिनट के बाद ठीक हो गया और 2 बार ये बोल गए कि ये इनकी जवान पर सरस्वती है। अब मैं इनका कौन सा बयान मानूं और कौन सी बयान के ऊपर मैं टिप्पणी करूं, मैं इनको टिप्पणी लायक नहीं मानता। अगली बात मनीष जी की बात आता हूं। मनीष जी ने कहा कि हमारे सभी क्षेत्र के नेताओं का अपने अपने क्षेत्रों में प्रभाव है। तो मनीष जी, आपने अपने आप स्वीकार किया है कि क्षेत्रीय नेताओं के क्षेत्र के अंदर अपना संपर्क है। तो हुड्डा जी का भी अपना क्षेत्र है, किरण जी का भी अपना क्षेत्र है, चौधरी वीरेंद्र सिंह जी का भी अपना क्षेत्र था, शमशेर सिंह सुरजेवाले का भी, सुरजेवाले जी का भी अपना, और कुलदीप बिश्नोई का। तो ये तो क्षेत्र जैसे जैसे प्रभावी थे वैसे वैसे निकल गए, और जैसे जैसे निकलने की तैयारी आप लोग सब मिलकर कर रहे हैं, तो फिर ताकत कहाँ बचेगी? तो सब क्षेत्रीय नेता बच गए, और क्षेत्रीय नेता है तो वही की ताकत यदि हम भी मान लें तो सत्ता तक तो पहुंच नहीं पा रहे। इसलिए आप जो अपने नेताओं को क्षेत्रीय नेता, और आपके केंद्र के भी लोग वो तो क्षेत्रीय भी नहीं रहे, क्योंकि उनके कहने से एक विधानसभा और एक लोकसभा नहीं जीती जा सकती। आपका केंद्रीय नेतृत्व की स्थिति है, और जो आपके क्षेत्रीय नेता हैं आप उनको केंद्रीय नेता बनाते नहीं, और क्षेत्रीय नेता क्षेत्र से बाहर निकलने की सोचते नहीं, तो कांग्रेस का भला कैसे होगा? मेरे कहने से हो जाएगा या मैं करूंगा आपके लिए, ऐसा नहीं है। एक सामान्य शिष्टाचार का व्यवहार होता है, राजनीतिक पार्टी का राजनीतिक पार्टी के साथ संबंध होता है। और दूसरी बात, अब मेरा विषय है, अमित जी ने जो कहा कि अलग अलग नेता यदि काम करेंगे तो अलग अलग ताकत होगी, वो अच्छी बात है। लेकिन अमित जी, वो तब होता है जब केंद्र मजबूत होता है कि 5 आदमी आपने निकाले, 5 जगह जाएंगे, 5 जगह वो चेहरे अलग होंगे, लेकिन काम कार्यकर्ताओं में करेंगे। जब केंद्रीय नेतृत्व तो मजबूत नहीं है तो वो जो 1 या 2 अलग अलग जाएंगे वो अलग अलग ही काम करेंगे, और उनको संयुक्त करने की ताकत किसकी होती है? वो तो केंद्र का नेता की हो, और केंद्र का नेतृत्व इतना सक्षम है नहीं कि हुड्डा जी को और किरण चौधरी जी को समान बैठा सके। क्योंकि ऐसी कलाकारी होती और ऐसी सक्षमता होती तो मनीष जी, कुलदीप बिश्नोई भी इन्हीं के पास होने थे, चौधरी वीरेंद्र सिंह जी भी इन्हीं के पास होने चाहिए थे, राव इंद्रजीत सिंह जी भी इन्हीं के पास होने चाहिए थे। ये जब से केंद्र का नेतृत्व कमजोर हुआ है तब से बाकी कांग्रेस की स्थिति कोई भली हो सकती है, इसमें कोई सोच भी नहीं सकता। और इसलिए मेरा जो वक्तव्य है वो जिस सोच के साथ जो लोग इसकी प्रतिक्रिया करेंगे उनकी अपनी सोच है। मैं केवल आदमी की नीति, पार्टी की नीति और प्रवक्ता का जो वक्तव्य है उसके बारे में उत्तर और प्रत्युत्तर दूंगा। इसलिए ओमकार सिंह जी की स्थिति ऐसी नहीं है कि उनके बारे में कुछ और बोला जाए, क्योंकि वो 3 मिनट में 3 बयान देते हैं। और मनीष जी का जो आग्रह था वो मैंने कहा कि क्षेत्रीय नेताओं की अपनी अपने क्षेत्र में ताकत थी, क्षेत्रीय नेता निकल रहे हैं तो कांग्रेस कितनी मजबूत हो रही है ये स्वयं कांग्रेस ही सोच सकते हैं।
ठीक है, लेकिन सत्यव्रत जी, क्या आप, मैं मानता हूं कि कांग्रेस पार्टी देश में कमजोर हो रही है, ये बात सच है, और कांग्रेस, और ये भी हमें स्वीकार करना पड़ेगा कि कांग्रेस पार्टी अपने बुरे दौर से गुजर रही है, उसके बावजूद भी देश की आज अगर सबसे बड़ी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी के बाद विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी है, ये भी आपको मानना पड़ेगा। लेकिन सवाल मेरा आपसे ये है कि कांग्रेस पार्टी दूसरे राज्यों में हो सकता है कमजोर हो, मैं इस बात को स्वीकार कर रहा हूं, लेकिन हरियाणा में क्या कांग्रेस पार्टी आपको उतना कमजोर दिखाई पड़ती है जितना आप कह रहे हैं या जितना आप बोल रहे हैं? देखिए जी, कांग्रेस का जो परचम लहराया वो मैंने उसका कारण बताया कि उस कारण से कांग्रेस की सीटें आई। लेकिन कांग्रेस का यदि वर्चस्व बढ़ता, जैसा कि मनीष जी कह रहे थे कि 10 साल हुड्डा जी ने सेवा की, तो 10 साल सेवा की तो उसके बाद तो आपको 0 पे बैठा दिया। उस समय तो इनेलो आपकी जगह बैठी थी वहां, लेकिन जब इनेलो गायब हुई तो कांग्रेस को सांस मिल गया। लेकिन अब तो 10 साल से तो आपकी भी सेवा नहीं हो रही और जनता की सेवा नहीं हो रही। और कांग्रेस का कल्चर ऐसा है कि जब मेरी सेवा होगी तो मैं मेवा का प्रयास करूंगा, जब सेवा ही नहीं होगी तो मेवा कहीं से मिलती नहीं है, क्योंकि वहां संघर्ष करना, वहां कार्यकर्ता को समाना, वहां एक दूसरे कार्यकर्ता को जोड़कर आगे चलना, ये पद्धति प्रारंभ से ही नहीं है। तो जो ताकत थी वो ताकत धीरे धीरे क्षरण हो रही है, तो एक बार तो समय आएगा ना कि वो आपको बिल्कुल अस्तित्व खत्म हो जाएगा। आप कितनी भी बड़ी ताकत बताएं, लेकिन आप या कोई भी आदमी ये तो नहीं कह सकता कि कांग्रेस का बुरे दिन नहीं है। और कांग्रेस के बुरे दिन नहीं है तो कांग्रेस तो केवल और केवल गांधी परिवार और गांधी के डिग्री के ऊपर चलती है। जब गांधी डिग्री खत्म हो जाएगी, गांधी डिग्री ही लोगों को नकली नजर आएगी, तो फिर उसका उद्धार करने वाला कौन होगा? इसलिए किसी भी कीमत के ऊपर देश के अंदर कांग्रेस इसलिए दिखाई देती है कि वहां तो क्षेत्रीय नेताओं के, वहां दूसरी पार्टी के नेता मजबूत नहीं होंगे। कांग्रेस के कारण से कांग्रेस मजबूत नहीं है, ये निश्चित मान लीजिए। कांग्रेस वही मजबूत दिखाई देगी जहां दूसरी पार्टी का कोई नेता मजबूत नहीं दिखाई दिया होगा। इसलिए ये मेरा अपना मानना जी कि कांग्रेस के अपने व्यक्तित्व के कारण से कहीं किसी नेता का, किसी जनता का भला होने वाला नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी अपने सतत नेतृत्व विकास के कारण से, क्योंकि उनके यहाँ एक सिस्टम है, वो नेतृत्व पैदा करने वाले लोग हैं, और वो पैदा करने वाले लोग जो पैदा होता रहेगा तो नेतृत्व घटता जाएगा, बढ़ता जाएगा, और आगे जनता उसको लेती जाती रहेगी। ठीक है सत्यव्रत जी, आऊंगा मैं आपके पास, मैं लौटूंगा, मनीष जी मैं आपके पास भी आ रहा हूं, लेकिन फिलहाल हमारे साथ राजकुमार जी जुड़ गए, वरिष्ठ पत्रकार। राजकुमार जी, अब मैं सीधा आपके पास आते हुए सर, और मैं आपसे जानना चाहूंगा, हम इस बात का जिक्र बार बार कर रहे हैं, और इस बात को तो सत्यव्रत जी भी मानते हैं कि कांग्रेस पार्टी में गुटबाजी कोई नई बात नहीं है। कांग्रेस पार्टी में गुटबाजी तो सालों से चली आ रही है, कब से चली आ रही है। 2019 में भी ये गुटबाजी थी, उसके बावजूद भी कांग्रेस पार्टी ने अच्छी खासी सीटें हासिल की थी। तो सवाल यह है कि कांग्रेस पार्टी को क्या इस गुटबाजी का आने वाले समय में और ज्यादा नुकसान आप देख पा रहे हैं, या आपको लगता है कि गुटबाजी है, आगे भी रहेगी, कोई नुकसान नहीं होने वाला और इसी तरीके से कांग्रेस पार्टी चलती रहेगी? और मैं इस पर भी सर आपकी टिप्पणी चाहूंगा, जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा और किरण चौधरी जिनको लेकर एक कह रहे हैं कि वो तो पहले से चला रहे हैं विपक्ष आपके समक्ष, और किरण चौधरी कह रही हैं कि मैं आ रही हूँ किरण कार्यकर्ताओं के द्वार लेकर, क्या है ये सब, कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा, सत्यव्रत शास्त्री जी ने भी सही कहा कि कांग्रेस में गुटबाजी नई चीज नहीं है जी। अगर आप देखें तो 2019 में, 2014 नहीं, आप 1980 और 84 में अगर लौट जाएं तो इंदिरा गांधी जी के टाइम से भी कांग्रेस में गुटबाजी रही है जी। फर्क सिर्फ इतना आया है कि उस समय जो आला कमान था वो तमाम गुटों में संतुलन साध करके उनको नियंत्रित और आश्वस्त रखता था। एक सीमा तक उनको एक्टिव होने का या गुटबाजी करने का मौका देता था। वो हद कभी पार नहीं हुई जो पार्टी को नुकसान पहुंचा सके। कांग्रेस का दुर्भाग्य ये है कि खासकर 2014 में केंद्रीय सत्ता से पराभव के बाद और उसके बाद राज्य दर राज्य जिस तरह से उसके हाथ से निकले हैं चुनावों में, आला कमान की अथॉरिटी कहीं न कहीं कमजोर हुई है, या कहें कि आला कमान का आत्मविश्वास कहीं डगमगा गया है। तो छत्तरों को जो नियंत्रित करने की उसकी शक्ति थी वो कहीं अब उतनी प्रभावी नजर नहीं आती। ये बात सही है कि कांग्रेस तमाम गुटबाजी के बावजूद सत्ता में आती रही, चुनाव जीतती रही, क्योंकि गुटबाजी
के तहत भी तमाम नेता अपने अपने स्तर पर अपने अपने क्षेत्र में पार्टी की मजबूती के लिए काम करते थे, या कहें कि अपनी मजबूती के लिए करते थे, जिसका लाभ पार्टी को मिल जाता था। अब वो स्थितियां उस तरह की नहीं है। अब जो एक्टिविटी होती है गुटबाजी के नाम पर या अपने को मजबूत करने के नाम पर, उसमें कहीं ना कहीं नुकसान पार्टी का होता है। भूपेंद्र हुड्डा ने पहले भी कार्यक्रम चलाया था, जन क्रांति यात्रा, जन यात्रा उन्होंने निकाली थी। उस समय अशोक कुमार होते थे, अशोक कुमार अपनी साइकिल यात्रा निकालते थे। उसके बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कार्यक्रम अलग चलते रहे 2019 के बाद भी, और शैलजा जो नई प्रदेश अध्यक्ष बनी थी उनके अलग चलते रहे। तो अभी भी अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कार्यक्रम अलग चल रहे हैं, किरण चौधरी अलग चला रही है, तो कांग्रेस की संस्कृति के हिसाब से नई चीज नहीं है। लेकिन बदले राजनीतिक परिदृश्य में समीकरण बदले हैं, उसमें कांग्रेस ये एफोर्ड नहीं कर सकती कि उसका क्षेत्र एक दूसरे के खिलाफ ही लड़ते हैं। तीसरी बात जो है जी, कांग्रेस अभी आपने भी कहा हरियाणा, तमाम कमजोरियों के बावजूद कांग्रेस अभी भी कई राज्यों में जी मुख्य विपक्षी दल की स्थिति में है। बिल्कुल सही बात, कहीं सत्ता पक्ष भी है। बिल्कुल सही बात। आपने हरियाणा का जिक्र किया, निश्चित रूप से आज की तारीख में कांग्रेस प्रमुख किसी तरह और मजबूत भी है। ऐसा नहीं कि आप उसको एकदम से अनदेखा करते हैं, राइट ऑफ करते। अगर किसी का मुकाबला होगा आने वाले चुनावों में बीजेपी के साथ, जो सत्तारूढ़ पार्टी है, कांग्रेस का ही होगा। हिमाचल में जहाँ इस साल के आखिर में चुनाव होने, कांग्रेस और भाजपा के बीच मुख्य मुकाबला होगा। बिल्कुल। गुजरात जहाँ इस साल के आखिर में विधानसभा चुनाव हुए, कांग्रेस और भाजपा के बीच मुख्य मुकाबला होगा। राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश जहाँ अगले साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होंगे, भाजपा और कांग्रेस के बीच मुख्य मुकाबला होगा। तो तमाम कमजोरियों के बावजूद कांग्रेस कई राज्यों में, बेहद वो राज्य बहुत कम रह गए हैं, आज भी मजबूत स्थिति में है। देखना ये होगा कांग्रेस आला कमान और जो राज्यों के क्षेत्र में जी वो पार्टी हित को, जैसे अभी शास्त्री जी कह रहे थे, एक बड़ा फर्क है कांग्रेस और बीजेपी। भाजपा में ऐसा नहीं कि नेताओं की कमी है, कांग्रेस से ज्यादा नेता है जी, और जब राजनीति में है तो उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं भी होंगी, लेकिन उनकी महत्वाकांक्षाएं, उनकी सक्रियता पार्टी की कीमत पर नहीं है। कांग्रेस में वो हद पार हो जाती है। तो ये आला कमान को तय करना है, कांग्रेस के सदस्यों को तय करना है कि उनके लिए अपनी महत्वाकांक्षाएं, अपना स्वार्थ ज्यादा अहम है कि आप पार्टी रहे जिसमें सबका हित अंततः शामिल होगा। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही कहा आपने। मैं आता हूं सर आपके पास, लेकिन मनीष जी ये बात तो बिल्कुल सही है कि इतनी सब कमजोरियों के बावजूद भी अगर पार्टी आपकी थोड़ी बहुत मजबूत दिखाई पड़ती है और इन कमजोरियों को भी थोड़ा दूर कर लिया जाए तो हो सकता है आप और ज्यादा मजबूत स्थिति में हो। तो ये सब हो क्यों नहीं पा रहा है? अमित जी, बहुत सारी कमजोरियां दूर हो चुकी हैं जी, और जो थोड़ी बहुत कमी रह गई वो बहुत जल्दी दूर हो जाएगी। और जैसे कि बड़े भाई शास्त्री जी कह रहे थे, ठीक है, उनकी बातें मैं ज़्यादा किसी के ऊपर वो नहीं करना चाहता। मेरे भाई ने विकास की बात कर रहे थे, तो आदरणीय मोदी जी के कार्यकाल में, खट्टर साहब के कार्यकाल में प्रदेश में और देश में जो विकास के नए आयाम स्थापित हुए हैं, दूध, घी, पनीर पे भी जीएसटी लगा दिया, खाने पे और रोटी पे भी जीएसटी लग गया, तो वो सबको पता है। 2022 तक किसानों की आय दोगुनी की बात कर रहे थे। झंडा हर घर झंडा, तो बहुत अच्छी बात है। सरकार के खिलाफ अगर आवाज आपको उठानी है तो मिलकर उठाइए ना, अलग अलग क्यों उठा रहे हो? सरकार के खिलाफ अमित जी आवाज उठाने भाई एक सुर में अगर सारे आपके नेता इकट्ठा होकर एक मंच पर आएंगे तो उसका एक अलग ही मैसेज जाएगा। वो तो अब सब अलग अलग कार्यक्रम कर रहे हैं, जब कोई हमने कुछ और कार्यक्रम कर रहा है, कोई कुछ और कार्यक्रम कर रहा है, कोई कार्यक्रम का कोई और नाम दे रहा है, कोई कार्यक्रम का कोई और नाम दे रहा है, तो इससे मैसेज तो सही नहीं जा रहा ना। कांग्रेस पार्टी ने, कार्यकर्ता तो इससे गुमराह होता है, उसको तो परेशानी होती है ना, भाई हम जाएं तो जाएं किसके साथ, रहें तो रहें किसके साथ। कांग्रेस पार्टी ने बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के खिलाफ पूरे देश में आंदोलन करा, तो आदरणीय हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने काला जादू, काले कपड़े और किस तरीके की शब्दावली यूज करी। क्या मोदी जी काले कपड़े नहीं पहनते? चलो ठीक है, लोकतंत्र में अधिकार है अपनी बात को रखने का, ये हमारा संविधान में हमें अधिकार दिया गया है। लेकिन जिस तरीके की पार्टी आज देश में राज कर रही है, लोगों को बोलने से मना किया जा रहा है। जो इस पार्टी के खिलाफ बोलता है, ईडी, आप बोल तो रहे हैं सर, किसने रोका आपको? नहीं, बिल्कुल ईडी और सीबीआई का नोटिस आते हैं। नहीं, आप बोल रहे हैं, किसको रोक रहा है आपको बताइए? नहीं, बिल्कुल, ये तो मैं शास्त्री जी हंस रहे हैं आपकी बात पर, देखिए तो सबसे पहले अब आप बोल रहे हैं, उसके बाद वो मैंने तो सबसे पहले बोलने से कौन रोक रहा है आपको धन्यवाद करा। आरोप तो गलत लगा रहे हैं मैंने नहीं आरोप, भाई साहब आप देख लीजिए, देश में ईडी और
किसी वो तो बीजेपी सर के आपके समय पे भी होता था अमित जी, कोई फर्क नहीं है सर। 8 साल वो में आपके समय किसी पर भी होता था, बीजेपी सर। नेता को कोई नोटिस मिला? सर सीबीआई और को तोता पहले भी कहा गया है, आपके समय पर कहा गया था, अमित तो जी, ऐसा नहीं है। और तो जिनको CBI, ED या जिनको ITA नोटिस जिसका भी मिला, आप कह रहे हैं, जिक्र कर रहे हैं जिनको आप, ईडी वो आपके का समय पर भी होता था, और कम आप भी सीबीआई नहीं का इसमें। नोटिस मिला, अगर उसने बीजेपी पार्टी ज्वाइन कर ली तो वो समझ लो दूध से गंगा नहा लिया और अगले दिन उसकी इंक्वायरी बंद होगी, वो बिल्कुल पाक साफ हो गया। होता था, ऐसा नया नहीं है देखिए, इसमें कुछ भी। बड़े बुजुर्गों की कहावत है कि काट की हांडी एक बार चढ़ती है, और भारतीय जनता पार्टी की 2 बार चढ़ गई, दूसरी बार भी चढ़ गई। वैसे तो एक ही बार चढ़ती है, और दूसरी बार चढ़ाने वाले वो लोग थे जो कहते थे कि तू 70 पार और मैं तुझे करूंगा जमुना पार। तो उन लोगों ने जो ठगबंधन, जो हरियाणा के हितों को, लोगों को ठग कर जो ठगबंधन की ये सरकार जो बनाई है, जिससे इनकी काट की हांडी दूसरी बार चढ़ी है, उसमें आज हरियाणा की जनता भी देख रही है कि जिस तरीके से 8 साल में आज हरियाणा का 19 साल का हर दूसरा युवा बेरोजगार है। अगर सिलेंडर की बात करें तो 1100 रुपए और पेट्रोल डीजल 100 पार कर चुका है। देश का रुपया सबसे निचले स्तर पर है। ये देश का युवा, प्रदेश का युवा आज रोजगार ढूंढने के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है। बिजली पानी के लिए त्राहिमाम मचा हुआ है। थोड़ी सी बारिश आती ही सड़कें जलमग्न हो जाती है, नए नए फ्लाईओवर टूट जाते हैं। तो भय और भ्रष्टाचार मुक्त की बात करने वाले खुद आज भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। और जिस तरीके का हरियाणा की जनता ने कभी सोचा भी नहीं था, आज हरियाणा की जनता वो महसूस कर रही है। आज हरियाणा में क्राइम अगर देखें तो सबसे ऊपर जा चुका है। जो हरियाणा का युवा आज शिक्षा और चिकित्सा की बात ढो रहा है, 8 साल की सरकार ने एक हॉस्पिटल, एक कोई विश्वविद्यालय इस सरकार ने नहीं बनाया। अगर बनाया तो हर जिले में अपने लिए भारतीय जनता पार्टी के आलीशान कार्यालय बनाए। गुड़गांव का सिविल हॉस्पिटल आज भी बीजेपी के मंत्रियों की बात हो रहा है कि कब मेरी कायाकल्प होगी, तो लेकिन उससे पहले गुड़गांव का पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस 5 स्टार बन के तैयार हो गया, जहां बीजेपी के सारा आला मंत्री आके आराम करते हैं। लेकिन एक गरीब व्यक्ति जो एक सरकारी हॉस्पिटल में जाके इलाज कराता है, वो बेचारा आज भी दर दर की ठोकरें खा रहा है। तो सर, आपको हरियाणा की जनता ने चुनकर भेजा, सिर्फ ये चुनकर नहीं भेजा कि आप स्मार्ट सिटी का नाम देना, स्मार्ट गांव का नाम देना, बुलेट ट्रेन का नाम देना, रोजगार का नाम देना, लेकिन काम कुछ मत देना। और अगर काम किए, और सबसे बड़ी बात जो ये बात कहते थे कि अच्छे दिन आएंगे, तो वास्तव में अगर अच्छे दिन आए तो बीजेपी के नेताओं के आए हैं। हरियाणा और देश का युवा, हरियाणा का किसान, हरियाणा का जवान आज अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। और आने वाला जो समय 2024 के चुनाव में आप देखेंगे, गरीब व्यक्ति और जो किसान और मजदूर की आवाज जो हुड्डा साहब युवाओं की हरियाणा में, चंडीगढ़ में और आदरणीय दीपेंद्र जी दिल्ली में उठाते हैं, देश के अंदर कई राज्यों में आपको साफ साफ स्पष्ट देखने को मिलेगा। जनता पार्टी ने 5 राज्यों के हाल ही में चुनाव हुए थे, 4 राज्यों में वापसी कर ली सर। जहां आपकी सरकार थी वहां से आपकी सरकार चली गई, और इन्हीं बातों को आप तब भी गिनाते थे जो आज गिना रहे हैं। तो सवाल ये कि आपकी बात सुनी क्यों नहीं जा रही, अमित जी, जनता तक आपकी आवाज पहुंच क्यों नहीं पा रही है। मैं लौटूंगा आपके पास, आता हूँ सर, मैं आता हूँ, मैं इसका जवाब लूंगा आपसे। जी सत्य जी बोलिए। देखिए मनीष जी, जिन बातों मेरी को बारी है। हाँ मैं आ रहा हूँ सर, मैं आ रहा हूँ आपके पास ही आ रहा हूँ। जवाब हो जाए उसके बाद आता हूँ मैं आपके पास। भ्रष्टाचार, भय, ये सब चीजें मनीष जी केवल 13 और 14 में चली थी, जब इस देश की जनता ने त्राहिमाम करके पुकारा था। आज आप मेडिकल की बात करते हैं, हरियाणा का कौन सा डिस्ट्रिक्ट ऐसा है जहां मेडिकल कॉलेज ना बन रहा हो? भारतीय जनता पार्टी ने कौन सा बनाया हो, उसका नाम बताइए शास्त्री जी। तैयारी आ गई, ठीक है। अरे मैं कह रहा हूं कि कौन सा जिला ऐसा है शास्त्री जी, एक का नाम बता दो, नहीं रहे हो, तैयार एक का नाम बता दो शास्त्री जी। एम्स मैं पूछ रहा हूँ, एम्स के लिए तो लोगों ने धरना प्रदर्शन करा है। आदरणीय मंत्री जी वहां पर घोषणा करके गए थे, 8 साल हो गए। और जो दीपेंद्र हुड्डा ने झज्जर के अंदर बनवाया, उसके अंदर भी आज तक आप पूरी सुविधाएं नहीं दे पाए हैं। और उसी का पार्ट करके आपने दूसरा रेवाड़ी में खोलने की बात करी थी, ईंट नहीं लगाई वहां। ऐसा कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जिसमें से हरियाणा के 2 नेशनल हाईवे ना निकले हो? मैं शिक्षा और चिकित्सा की बात कर रहा था, आप सड़क पर आ गए। जिसमें करोड़ों रुपए का विकास कार्य नहीं हुआ हो। हरियाणा का कौन सा ऐसा गांव और क्षेत्र है जो ये कह दे कि हरियाणा का काम बाकी जगह को, लेकिन हमारा ऐसा कौन सा एरिया, ऐसा कौन सा व्यक्ति, ऐसा कौन सा क्षेत्र है, जाति बिरादरी, जिस आधार के ऊपर आप बीजेपी को ब्लेम कर सकते हैं? आपके पास कोई एक ऐसा मुद्दा नहीं जो हरियाणवी एक का नारा बने मुख्यमंत्री ने दिया।
सबका साथ सबका विकास की बात की। मैं आंकड़ा पूछ रहा हूँ, आप टुटलाइए ना। कौन सा 15 किलोमीटर का एरिया जहाँ गवर्नमेंट कॉलेज ना हो, कौन सा ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जिसमें से 2 नेशनल हाईवे ना निकले हो। भारतीय जनता पार्टी ने शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में अगर कोई कॉलेज और कोई विश्वविद्यालय, कोई हॉस्पिटल बनाया है तो उसका नाम बताइए शास्त्री जी। आप हरियाणा एक और हरियाणवी एक की बात करते हैं। अगर हरियाणा में अगर कहीं नेशनल हाईवे बना है, कोई हाईवे बना है, एक अमित जी 1 मिनट लूंगा, तो गुड़गांव वासियों का क्या कसूर है? जो लोग 66% रेवेन्यू हरियाणा सरकार को देते हैं, गुड़गांव सोना पे एक हाईवे बनाया है, मात्र 45 रुपए उस पे आपने लगाया और 15 दिन के अंदर 170 रुपए कर दिया। और आसपास के गांवों में चाहे वो सरोल का टोल था, चाहे वो खेड़की दोला का टोल था, चाहे दूसरे टोल थे, हर टोल में आपको 8 से 10 किलोमीटर की रेंज में आप गांवों को फ्री करते हैं। उन किसानों को और गरीब व्यक्तियों का क्या कसूर है कि गुड़गांव सोना हाईवे पे आपने 170 से 45 रुपए टोल लगाया? आपने 1 महीने के अंदर टोल को डबल कर दिया। तो क्या गुड़गांव सिर्फ लूटने और लूटने के लिए है क्या? जो 66% रेवेन्यू अगर पूरे हरियाणा को देता है, पूरे हरियाणा को चलाने का काम करता है, जहां नेशनल हाईवे के सारे टोल वहां पर 8 किलोमीटर की परिधि फ्री करते हैं, तो गुड़गांव सोना का टोल पर आपको इतने पैसे वसूलने के और सोना की और गुड़गांव की गरीब जनता की इसकी जेब काटने का क्या अधिकार है? आप मुझे बताइए, एक जिसका टोल पहले 45 रुपए और 15 दिन बाद 170 रुपए, तो ये जो गुड़गांव में हर चौथे महीने में एक नया बिजली का मीटर लगाना, एक नए बिजली के बिल देना, एक पानी का टैक्स, एक गृह टैक्स, अब टोल टैक्स, तो जो हाईवे की जो आप बात कर रहे हो, तो ये सरकार सिर्फ टैक्स और जीएसटी की सरकार है। हरियाणा के देशवासियों को लूटने की सरकार है, चाहे पेट्रोल पे, डीजल पे, सीएनजी पे, गैस पे, सड़क पे। अरे भैया, रोजगार तो बता दो। क्या आपने वास्तव में जिन लोगों पे टैक्स लगाया उनकी उतनी आय में वृद्धि हुई? क्या प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हुई? क्या उनका रोजगार दिया? तनख्वाहें तो कोरोना के बाद घट गई, आदमी की सैलरी तो 30% घट गई और महंगाई 100% बढ़ गई। तो क्या चाहते हो कि देश का वासी चोरी डकैती करे? ये जो क्राइम जो बढ़ रहा है उसका सबसे बड़ा मुद्दा है कि युवा बेरोजगार है। 19 साल का हर दूसरा व्यक्ति हरियाणा में बेरोजगार है। अगर सरकार मुझे ये बताए कि सरकार ने 8 साल के अंदर हरियाणा में रोजगार के लिए क्या काम करा, शिक्षा के लिए क्या काम करा, चिकित्सा के लिए क्या काम करा, एक सड़क बनाई और उस पर टोल टैक्स 200 रुपए लगा दिया, और वहां पर जो नजदीक के जो गांव वाले हैं उनको भी आपने रिबेट नहीं दी। ज्यादा बचा नहीं, इसलिए तो शास्त्री जी, आप भारतीय जनता पार्टी के सरकार से हाथ जोड़कर प्रार्थना है इस टोल टैक्स को घटाने का काम करें। आपकी बातों का कोई जवाब देने का कोई कारण नहीं। हाँ ठीक है सर, मैं आता हूँ, आप दोनों के पास आऊंगा, मैं लौटूंगा, समय बचेगा तो। जी ओंकार जी बोलिए, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? हमें जी बहुत अफसोस की बात है कि मुझे मुश्किल से 3 या 4 मिनट दिया आपने, कोई टाइम ही नहीं दिया। सर दे तो रहा हूं टाइम, बोलिए ना। कांग्रेस और बीजेपी वालों की ही करवा रहे हैं। नहीं ऐसा नहीं है। बीजेपी तो बोलिए, आप बता रहा हूँ, बीजेपी तो ऐसी पार्टी है, तो सुनिए, बीजेपी 2014 में कांग्रेस की कमियों के करके ऐसी पार्टी है, 2014 में इनका दांव लग गया, और दांव भी ऐसे ऐसे लोगों का लगा मोदी के नाम पर जिनको हल्के के गांव का नाम नहीं पता था, जिनको ये नहीं पता था कि हल्के के कितने गांव हैं। अगली बार में वो सारे के सारे साफ हो गए। काट की हांडी एक बार चढ़ती है, लिखा हुआ है सब जगह, तो यहाँ भी एक ही बार चढ़ी थी, दूसरी बार चढ़ी नहीं थी। दूसरी बार तो वो लोग जो कहते थे ब्याह खट्टर का और फोटो मोदी की, जो कहते थे मोदी न्यूज है, मोदी न्यूज है, मोदी न्यूज है, अब जनता को नहीं पता था। जो कहते थे ताई गांवों में से ठेके बाहर निकाल दूंगा, जो एक गलत बातें करके बीजेपी के खिलाफ तुमने तो मैदान में, तुमने क्यों नहीं बताया जनता को? उन लोगों ने, अरे जनता को तुमने क्यों नहीं बताया? तुम्हारी बात थी ना बताने की। इनको अमित जी, इनको चुप कराइए। तुमने बात क्यों नहीं बताई लोगों को? जनता को नहीं पता था तो तुम जनता को बताने के लिए बैठे हो ना। अमित जी क्या बोल रहे हैं? चुप रहिए आप, स्वस्थ नहीं है बात, क्या करें? इनको चुप कराइए पहले। जब आप अपनी भूमिका आ रहा हूँ आपके पास, आ रहा हूँ सर जी, समय बचेगा तो मैं लौटूंगा आपके पास, अभी है समय, थोड़ा बात ही नहीं समझा पाए तो तुम अक्सर बोलिए ओंकार जी, बोलिए समय खराब हो रहा है, अगर आप जो बोलिए आप।
समय बहुत कम बचा है। इनको पहले बोल लेने दीजिए। हाँ, अमित जी नहीं बोल लेने दीजिए। जनता सब देख रही है कि ये काट की हांडी दोबारा नहीं चढ़ी, ये काट की हांडी दोबारा चढ़ाई गई है। आज जनता का क्या हाल है, आप किसी जगह देख लीजिए और भ्रष्टाचार की हालात क्या है। इनके मिर्चें लग रही है। आप किसी नगर परिषद में चले जाइए, किसी तहसील में चले जाइए, भ्रष्टाचार का हालात आप देख लीजिए। अमित जी इनको चुप कराइए तभी बात करूंगा मैं। भाई स्टील की बर्तन आपको काट दिखाई देता है, इसलिए सर आप बोलेंगे तो दोनों एक साथ बोलेंगे, चुप होंगे तो एक साथ होंगे। सर ये क्या हो रहा है, आप बोलते हैं तो दोनों एक साथ बोलते हैं, चुप होते हैं तो दोनों एक साथ चुप हो जाते हैं। मैं कह रहा हूँ हांडी में अंतर नहीं है अमित जी, हांडी में अंतर नहीं है, आंखों में आंखों का इलाज कराएंगे, 20 सेकंड है आपके पास, ठीक दिखेगी। ओंकार जी 20 सेकंड है, 20 सेकंड में अपनी बात पूरी कीजिएगा। सर मुझे राजकुमार जी के पास भी जाना है, समय बचा नहीं मेरे पास, जल्दी से। अमित जी बहुत जल्द मिर्च लगती है, दूसरे की बात सुनने का मौका देना चाहिए। हाँ, आज हरियाणा प्रदेश की जनता का क्या हाल है, आप प्रॉपर्टी आईडी को ले लीजिए, एनडीसी समस्या को ले लीजिए, रजिस्ट्री की समस्या को ले लीजिए, किसी थाने में एफआईआर दर्ज कराने चले जाइए, कहीं पे भी देख लीजिए जनता का हाल क्या है। ये कहते हैं भ्रष्टाचार के मुक्त हरियाणा, आज भ्रष्टाचार से संलिप्त हरियाणा है और नंबर 1 हरियाणा पहुंच चुका है। कभी कहते थे उड़ता पंजाब, आज उड़ता हरियाणा की पोजीशन है। नशे के मामले में देख लीजिए, सीमावर्ती क्षेत्रों को छोड़िए और क्षेत्रों में भी नशे की खेप कैसे पकड़ी जा रही है, कैसे आ रही है। और ये तो इसमें भी अपनी वडियाई समझते हैं, इसमें भी अपनी पीठ थपथपाते हैं खुद ही, अपने मुंह मियां मिट्टू कि मैंने पकड़ लिया। अरे भाई चोर को पकड़ा, तुम्हारी जिम्मेवारी है। आज प्रदेश में हत्याएं कितनी हो रही हैं, लूटपाट कितनी हो रही है। मैं सिर्फ अंबाला जिले की बात करता हूं, जहां 2001 में 1 डकैती का केस था, 2021 में 10 डकैती के केस हो गए। 10 ठीक है सर, के मामलों में देख लीजिए, ज्यादा बचा नहीं। राजकुमार जी आवाज आ रही है आपको मेरी? राजकुमार जी आपके पास आ रहे हैं, 3 से 4 गुना ज्यादा बढ़ गए राजकुमार। हत्याओं के मामले में सर वो मुद्दे पर आता हूँ, ओंकार सिंह जी ये आंकड़े आपने पहले ही बताए पोजीशन है, ये आंकड़े आप पहले ही बताए आपने सर। हर व्यक्ति आज प्रताड़ित है, प्रत्येक आप इनका गिनाएंगे वो आपके गिनाने लग जाएंगे सर। जी हरेक आप इनका गिनाएंगे वो आपका गिनाने लग। राजकुमार जी प्रदेश का मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी के अंदर जो कुछ भी चल रहा है, जिस गुटबाजी के हमारा आप जिक्र कर रहे हैं बार बार, आंदोलन के इसका कोई तोड़ आपको नजर आता है क्या? इसका कोई हल आपको नजर आता है, कोई सोल्यूशन आपको नजर आता है? ये तो ओंकार जी हो गया, किसानों की आय दुगनी करेंगे। ओंकार जी कल फिर से हाजिर होंगे, चिंता क्यों कर रहे हैं आप? 2022 अरे सर ये रैली नहीं है सर, रैली नहीं है सर। आज इनकी स्थिति क्या है? ओंकार जी आऊंगा मैं, राजकुमार जी बोलिए। आपको हमारी बारी में रैली नजर आती है, बीजेपी के बारे में रैली नहीं नजर आती आपको? मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा। पहले 2022 में मोदी जी ने बोला था प्रत्येक व्यक्ति को घर मिलेगा, क्या मिल गया घर? ओंकार जी मेरे पास समय नहीं है, ओंकार जी समय खराब होता है ऐसे, ओंकार जी समय खराब हो रहा है, सुन लीजिए ना उनको। से मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा। हाँ जी बोलिए सर। लोकतंत्र में जनता जनार्दन होती है, उसके फैसले का सम्मान करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। 2005 में जनता ने INLD को नकार के कांग्रेस को चुना, बिल्कुल जनता ने नकारा था ना, कांग्रेस जबरदस्ती तो नहीं आ गई थी पावर में। 2005 में कांग्रेस पावर में आई तो जनता लेके आई। 2009 में फिर लौटी, कम सीटों के साथ लौटी, 3 सीटें थी जितनी बीजेपी की आई, दूसरी बार में 40, तो जनता की बदौलत लौटी, सबसे बड़ी पार्टी थी, सरकार बनाई। 2014 में भारतीय जनता पार्टी को जनता ने चुना, 2019 में फिर वापस लाई जनता, सीटें भाई तो वो काट की हांडी 2019 में फिर चढ़ गई और ओंकार जी इस बात को मान ही नहीं रहे, वो कह रहे हैं दोबारा नहीं चढ़ेगी, दोबारा नहीं चढ़ेगी। अरे चढ़ेगी तो दोबारा चढ़ेगी, 2 बार तो चढ़ी चुकी है। चढ़ी नहीं, अमित जी चढ़ी नहीं, ना 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 ना, अगर 40 सीटें आती तो चढ़ती, 40 सीटें आई। अरे वो काट की नहीं है ओंकार जी, आप अपनी 40 सीटें आई और उस पार्टी की हंडी है, आपको दिखाई नहीं दे रही, बीजेपी के विरोध करके आई, इसलिए सुरमा लगाओ, उस पार्टी ने हमारे मेडिकल में सुरमा हाँ बोले बोले। कांग्रेस जी को नियंत्रित नहीं कर पाएगी, अपने शत्रुओं को नहीं समझा पाएगी या वो नहीं समझेंगे, तो तय मान लीजिए कि 2024 में भी कांग्रेस की हैसियत चुनौती देने से ज्यादा नहीं हो पाएगी। बिल्कुल सही बात है। गुटबाजी से निपटे बिना कांग्रेस का कोई भविष्य न हरियाणा में है न दूसरे राज्यों में। बहुत शुक्रिया सर, बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए, अपनी अपनी बात रखने के लिए। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि आखिर कांग्रेस में गुटबाजी कब खत्म होगी। हालांकि ये सवाल हम बार बार करते रहे, इससे पहले हम पूछते रहे, अभी तक इस सवाल का जवाब मिला नहीं है। फिलहाल इतना ही, छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।